तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मिर्जापुर सीजन 3 के लास्ट एपिसोड को। तो दोस्तों ये लास्ट वीडियो होने वाली है। उसके बाद हम एक ऐसी वीडियो डालेंगे जहां पर कि आपको सारे एपिसोड की वीडियोस इकट्ठे मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। तो 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं मिर्जापुर और जौनपुर सीमा के बॉर्डर को, जहां पर की पुलिस को खबर है कि यहाँ पर एक लाश मिली है और वो लाश दरअसल में गोलू की है। ऐसा पुलिस वालों का मानना है क्योंकि गोलू की कार यहीं पर पाई गई है। उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला दिया गया है, लेकिन कपड़े और एविडेंस को देखते हुए उन्हें यही समझ में आ रहा है कि ये गोलू की ही डेड बॉडी है। उन्हें यहाँ पर गोलू की घड़ी मिलती है। वो ये सब देखकर तो पूरी तरह से टूट गए थे और इसलिए वो अपनी गन निकालते हैं और उसे अपने गर्दन पर रख कर चला देते हैं और खुद की जान ले लेते हैं। यहीं पर गुड्डू भैया भी मौजूद थे और वो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। जिसके बाद पंडित जी जो हैं वो जेल में उसी कवि से मिलने के लिए जाते हैं जिसने हाल ही में जेल में लाला को मारा है। पंडित जी उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्यों उसे मारने की जरूरत पड़ी। यहाँ पर कवि बताता है कि उन्हें जौनपुर की तरफ से एक अच्छा ऑफर आया था और उसे घर भी चलाना है, इसलिए उसे ये करना पड़ा, जिसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिला है। और ये काम दरअसल में शरद शुक्ला ने करवाया था। अब आगे हम कालीन भैया और शरद शुक्ला को बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर कि कालीन भैया कहते हैं कि जिस तरह से गोलू की डेड बॉडी जौनपुर बॉर्डर पर मिली है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि वो काम तुम्हारा है। लेकिन शरद बताता है कि ये काम त्यागी का है और वो नहीं चाहता है कि इसका इल्जाम वो खुद पे ले, बल्कि वो तो अब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है। लेकिन उसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि गुड्डू भैया को ये बात मालूम है और गुड्डू भैया उस पर अटैक जरूर करेंगे। जिसके बाद गुड्डू भैया जो है वो पंडित जी से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि गुड्डू भैया कहते हैं कि वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं और वो यहाँ पर बताते हैं कि गोलू की डेड बॉडी मिली है, उसे मार दिया गया है। और ये पहली बार था जहाँ पर कि गुड्डू भैया अपने पिता रामाकांत पंडित से एडवाइस मांगने आया था और वहीं ये पहली बार था जहाँ की रामाकांत पंडित जी के पास कोई भी एडवाइस नहीं थी। लेकिन गुड्डू भैया को तो एकदम क्लियर था कि वो क्या करेंगे। और यहाँ पर गुड्डू भैया जो है वो बहुत सारा असली बारूद इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत सारे आदमी भी, और वो कहते हैं कि अब सिर्फ हमारा एक ही काम है, वो है जौनपुर पर हमला। हमें जौनपुर को शमशान बनाना है। किसी पर भी शक हो या फिर कोई भी शक्ल पसंद न आए तो सभी को मार दो। जिसके बाद गुड्डू भाई से आजी दुबे मिलने के लिए आता है। दरअसल में वो किसी काम से नहीं आया था, बल्कि वो तो माधुरी भाभी की बात गुड्डू भैया से करवाने के लिए आया था। यहाँ पर माधुरी भाभी गुड्डू भैया से कहती है कि बीना भाभी और लल्ला को हमारे हवाले कर दो, तो हम रामाकांत पंडित जी का केस पर्सनली हैंडल करेंगे और उनकी फांसी भी रुकवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुड्डू भैया यहाँ कहाँ मानने वाले थे। वो कहते हैं कि आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। बीना भाभी उसकी कोई हॉस्टेस नहीं है और रही बात उनके पिताजी की, तो वो उन पर कोई भी आस नहीं आने देगा। तो वही घर जाकर गुड्डू भैया की सारी बातें बीना भाभी को बताता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर हॉस्टेस है, लेकिन हमें यहाँ पर असली इरादे के बारे में मालूम चलता है कि दरअसल में वीना भाभी सबका पत्ता काट कर खुद मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ छोटे जो है वो बड़े का कैरेक्टर प्ले करते हुए पूरी तरह से थक चुका था। यहाँ पर दत्त कहते हैं कि वो अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए उसे अपनी वाइफ सलोनी को लेकर कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए क्योंकि वो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। जिसके बाद छोटे जो है वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन सलोनी को कहीं न कहीं अपने पति पर डाउट होने लगा था, इसलिए वो उसका पीछा करती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि छोटे जो है वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और यहीं पर हमें मालूम चलता है कि उसने गोलू को इसी स्कूल के नीचे छिपा कर रखा है, जहाँ पर कि सलोनी भी उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुँच जाती है। तो अंदर पहुंचने के बाद गोलू से बात करता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने भाभी सलोनी मौजूद थी। वो यहाँ पर गोलू को देखती है और शॉक रह जाती है कि आखिर वो लड़की कौन है। जिसके बाद कि वो अपनी भाभी से कहने लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन तभी भाभी चिल्लाने लगती है और यहाँ पर से भागने की कोशिश करने लगती है। तब यहाँ पर छोटे भी उन्हें कमरे के अंदर बंद कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कोर्ट में आज रामाकांत पंडित के लिए लास्ट हियरिंग थी, मतलब कि आज जो है डिसीजन सुनाया जाएगा कि उन्हें कौन सी सजा मिलेगी। और कोर्ट से बाहर की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर रामाकांत पंडित को सजा मिलती है तो यहाँ पर गुड्डू भैया कुछ न कुछ बवाल तो जरूर करेंगे और यही प्लान है माधुरी यादव का। तो अब कोर्ट के अंदर जज साहब जो है वो रामाकांत पंडित को सजा सुनाने लगते हैं और उन्हें ऑलमोस्ट सजा मिल चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पर रॉबिन उठता है और वो कहता है कि प्रोस्टिक्यूट शुरू से ही गलत केस लड़ रहे हैं और उसे ये बात कैसे मालूम। तो बताता है कि मैंने ही रामाकांत पंडित को गुड्डू भैया के सारे कारनामे के बारे में बताया था और उनके ब्लैक काम के बारे में भी बताया था और व्यापार के बारे में बताया और सारे सबूत दिए जिस वजह से वो गुड्डू भैया को अरेस्ट करने के लिए गए थे।
और ये बात सुनने के बाद जज साहब अपना डिसीजन जो है वो होल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर गुड्डू भैया कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीजें हो जाने के बाद आईजी दुबे तुरंत ही माधुरी यादव के पास कॉल करके बताता है कि जो हमने प्लान बनाया था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि गुड्डू भैया कोर्ट में कोई भी बवाल नहीं किया है। जिसके बाद रॉबिन जो है वो घर पर पहुंचता है, जहां पर कि वो फैमिली से माफी मांगता है क्योंकि उसने झूठ छुपा कर रखा था। लेकिन इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने तो सिर्फ और सिर्फ रामाकांत पंडित का ही साथ दिया था। तो वो लोग सभी उससे गले मिलने लगते हैं क्योंकि उन्होंने रॉबिन को माफ कर दिया था। और तभी यहाँ पर गुड्डू आता है और गुड्डी यहाँ पर रॉबिन से बात करता है, क्योंकि रॉबिन ने उसे झूठ कहा था कि उसके ऊपर जितना भरोसा किया था उसने सारे भरोसे को तोड़ दिया और उसने उसकी फैमिली को भी पूरी तरह से मना लिया था। बाद में रॉबिन गुड्डू भैया को बताता है कि मेरे पास उस दिन गोलू भी आई थी, लेकिन उसने गोलू को वार्न किया था, लेकिन वो नहीं मानी और वो अकाउंट क्लोज करके सारा पैसा निकाल कर ले गई। ये सारी बातें सुनने के बाद तो गुड्डू भैया पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि वो इतने दिनों से गोलू को ढूंढ रहा था, इसलिए उसे बहुत तेज से गुस्सा आ जाता है और वो रॉबिन की दोनों आंखें फोड़कर उसकी जान ले लेता है। और ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पर छोटे ने तो भागने की प्लानिंग बना ली थी, क्योंकि भाभी के सामने उसका सच जो है वो सामने आ गया था। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसके सामने आ जाती है। छोटे उनसे कहते हैं कि मैं इतने दिनों से आपके सामने था, क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं छोटे हूँ ना कि बड़ा। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम छोटे हो, लेकिन वो ये भी जानती है कि सिर्फ अब उसका एक ही बेटा बचा है और वो अब इस बेटे को कभी नहीं खोना चाहती। घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े उठाता था, इसलिए तुम्हें बड़े बनकर ही रहना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि गोलू जो है वो भाभी से बात कर रही थी। वो कहती है कि छोटे तुम्हें भी मार देगा, लेकिन यहाँ पर भाभी कहती है कि तुम गोलू हो तो तुम्हारी लाश तो 4-5 दिन पहले ही जौनपुर बॉर्डर पर मिली थी। ये सब सुनने के बाद गोलू को ऐसा लगता है कि उसे बाहर निकलना चाहिए, इसलिए वो भाभी को यकीन दिलाती है कि छोटे उन दोनों को ही जान से मार देगा। इसलिए वो यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं सबसे पहले तो वो गोलू की हथकड़ियों को खोलते हैं और फिर गोलू भाभी से कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है कि तुम्हें छोटे का ध्यान भटकाना है, जिसके बाद वो सब कुछ संभाल लेगी। अब आगे हम देखते हैं कि पुलिस वाले जो है वो गुड्डू भैया को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि गुड्डू भैया ने रॉबिन की जान ले ली थी। यहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वहीं जेपी यादव को मालूम चलता है कि जरीना जो है वो मिर्जापुर वापस आ चुकी है, इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहते हैं कि किसी भी हालत में जरीना को पैसे खिलाकर यहाँ पर लेकर आओ। यहाँ पर बीना भाभी को त्रिपाठी भवन से लेकर एक अच्छे से घर में आ गए थे। वैसे तो यहाँ पर बीना भाभी पूरी तरह से सेफ थी और यहाँ पर शरद शुक्ला और माधुरी यादव बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि गुड्डू पंडित जो है वो अब उनकी हिरासत में है। जो काम बहुत महीनों सालों से करने की सोच रहे थे वो काम उसने खुद कर दिया। तो यहाँ पर गुड्डू जो है वो हिरासत में आ चुका था, लेकिन शरद चाह रहा था कि गुड्डू को उसके हवाले कर दिया जाए ताकि वो उसे मारकर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ सके। तो वहीं जेपी यादव का आदमी जो है वो जरीना भाभी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल काम है और वो इसे इसके लिए बहुत सारे पैसे भी देगा, जिसके लिए जरीना ये काम करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद माधुरी भाभी गुड्डू भैया से मिलने के लिए जेल पहुंचती है, जहाँ पर कि गुड्डू भैया कहते हैं कि वो मुन्ना भैया के लिए बहुत खुश है। वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही मुन्ना भैया को देखकर खुश हुआ था, एक तो कॉलेज में जब वो उनकी तरह बनना चाहता था और एक आज जब उसकी पत्नी जो है उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। अगर आज मुन्ना भैया होते तो तुम पर काफी ज्यादा प्राउड करते। जिसके बाद माधुरी यादव पुलिस वाले को गुड्डू भैया के ऊपर 3rd डिग्री का ऑर्डर देती है। अब छोटे जो है वो खुफिया रूम में जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी भाभी से कहते हैं कि आप यहाँ से चली जाओ, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर गोलू और भाभी कुछ प्लान रचा रहे थे। जैसे ही भाभी यहाँ से जाने लगती है तो गोलू अपनी हथकड़ियों को खोलकर तुरंत ही उसे धक्का देकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। यहाँ पर छोटे जो है वो गोलू के ऊपर फायरिंग करता है। यहाँ पर भागते वक्त गोलू ने एक नुकीले कांच से भाभी की कलाई काट दी थी, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। यहाँ पर गोलू को भी एक गोली लग चुकी थी, लेकिन वो यहाँ से भागने में कामयाब रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुड्डू भैया की पिटाई का इंतजाम कर दिया गया था। यहाँ के लोकल गुंडों से कह दिया जाता है कि अगर वो गुड्डू भैया को अधमरे हालत में कर देते हैं तो उन्हें 1 हफ्ते बिरयानी मिलेगी। ये सुनने के बाद तो अब सभी लोग गुड्डू भैया पर टूट पड़ते हैं, लेकिन गुड्डू भैया उन सभी को बेरहमी से मारकर उन्हें ही 3rd डिग्री दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और आदमी है जो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसे बिरयानी के अलावा कुछ और लालच भी दिया जाता है। तब वो गुड्डू भैया के पास जाता है और वो गुड्डू भैया को 5 मिनट के अंदर ही चित कर देता है। तो यहाँ पर भी गुड्डू भैया जो है वो काफी ज्यादा अधमरी हालत में हो चुके थे। पुलिस वाला आकर उसकी फोटो लेकर जाता है। अब रात को माधुरी वीना भाभी को खाने पर बुलाती है, जहाँ पर कि वीना भाभी उनके सामने ऐसा बिहेव कर रही थी
जैसे कि गुड्डू भैया ने उसके ऊपर काफी ज्यादा जुल्म किए थे। तो माधुरी बताती है कि गुड्डू भैया की हालत जेल में बहुत ही ज्यादा बुरी है और वो फोटो के बारे में भी बीना भाभी को बताती है। अब डिम्पी जो है वो जेल में अपने पिता से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर रामाकांत पंडित डिम्पी को कुछ सबूत देते हैं और उन सबूत के द्वारा पता चलता है कि माधुरी यादव के पिता को दरअसल में शरद शुक्ला ने ही मारा था और अब ये सारे एविडेंस यहाँ पर डिम्पी के पास मौजूद है। यहाँ पर गुड्डू भैया के जेल जाने से उनका बिजनेस जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका था। यहाँ पर मजदूरों को दिहाड़ी देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन तभी यहाँ पर गोलू आती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि वो जिंदा थी और इतने दिनों तक अंदर रहने के बाद उन्हें मालूम चलता है जैसे गुड्डू भैया जेल जा चुके हैं और इनके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। ये सारी चीजें देखकर तो गोलू की आंख भर आती है। तो अब वो किसी भी हालत में गुड्डू भैया को जेल से निकलवाना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत ही जेपी यादव से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि एक वही आदमी है जो कि उन्हें बाहर निकलवा सकता है। यहाँ पर जरीना जो है वो जेपी यादव से मिलने के लिए जाती है और वो यहाँ पर हैरान होती है कि वो यहाँ पर जेपी यादव से मिलने के लिए आए हैं। जेपी यादव यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास एक ऑफर है कि अगर वो सरकार को गिराने में हमारी मदद करती है तो उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी। ये सुनने के बाद जरीना मान जाती है और आज रात यहीं पर रुकने का प्रोग्राम बना लेती है। तो अगले दिन माधुरी भाभी की स्पीच थी, वो अपनी स्पीच दे रही थी तो वही जेपी यादव और उसके मंत्री जो है वो सरकार गिराने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर जरीना जो है वो शरद शुक्ला के पास चली जाती है और वो सब कुछ बता देती है, जिससे कि ऑपोजिशन वाले पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। यहाँ पर शरद शुक्ला कहता है कि अगली बार तुमने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी तो हम तुम्हें मार देंगे। तो यहाँ पर जेपी यादव को जरीना ने फिर से एक बार बेवकूफ बना दिया था और फिर रात को गोलू जो है वो जेपी यादव से मिलने के लिए आती है। लेकिन अब जेपी यादव किसी के लिए भी काम नहीं करना चाहता था। यहाँ पर जेपी यादव कहता है कि वो किसी के लिए भी काम नहीं करना चाहता है। यहाँ पर गोलू जो है वो कहती है कि यहाँ पर एक हमी है जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, जिसके बावजूद उन्होंने मिर्जापुर का सफाई किया है, लेकिन आप अगर हमारी मदद करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। डिम्पी जो है वो सारे एविडेंस लेकर माधुरी भाभी के पास पहुँचती है और बताती है कि उसके पिता का मर्डर दरअसल में शरद शुक्ला ने ही किया था। ये सारी बातें सुनने के बाद माधुरी भाभी जो है वो पूरी तरह से शॉक रह जाती है क्योंकि वो तो शरद शुक्ला को पसंद करने लगी थी और वो उसके ऊपर हद से ज्यादा विश्वास भी करने लगी थी। अब रात को माधुरी भाभी से मिलने के लिए शरद शुक्ला आता है। उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और शरद शुक्ला यहाँ पर भाभी को बता देता है कि कालीन भैया जिंदा है और वो उसी के पास है। तब यहाँ पर माधुरी भाभी कहती है कि वो कालीन भैया से मिलना चाहती है। अब उसी रात माधुरी भाभी यहाँ पर वीना भाभी से मिलने के लिए जाती है, उन्हें कुछ बताना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही वीना भाभी माधुरी भाभी से कहती है कि वो मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहती है और अगर वो सपोर्ट करे तो ये सब हो सकता है। माधुरी भाभी यहाँ पर बताते हैं कि कालीन भैया जो है वो अभी तक जिंदा है, लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद तो वो चुप हो जाती है। यहाँ शरद ये सारी बातें कालीन भैया को बताता है, लेकिन कालीन भैया कहते हैं कि यहाँ पर माधुरी पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर शरद कहते हैं कि उसे माधुरी भाभी पर पूरा विश्वास है और वो पूरी तरह से हमारी साइड ही है। जिसके बाद कालीन भैया और माधुरी भाभी मिलते हैं। यहाँ पर कालीन भैया माधुरी से कहते हैं कि शरद ने जो कुछ भी किया है वो हमारे खिलाफ नहीं है बल्कि मेरे खिलाफ था। माधुरी भाभी भी कहती है कि तुमने हमेशा वही किया जो तुम करना चाहते थे, तुमने अपने बेटे की तो कभी नहीं सुनी थी। तो अब अगर गुड्डू पंडित चाहते हो और हमारी फैमिली चाहते हो जो कि हमारी हिरासत में है तो वो वही करेगा जो हम कहेंगे। अब आगे हम रात को देखते हैं कि पूर्वांचल की गद्दी पर कौन बैठेगा, उसी की मीटिंग को देख पाते हैं। यहाँ पर प्रदेश के सारे बाहुबली आए हुए थे। मुनावर यहाँ पर कहता है कि पूर्वांचल की गद्दी पर बैठने के लिए उसे कोई भी योग्य इंसान नहीं दिख रहा, इसलिए मिर्जापुर को भी पश्चिम संभालेगा। लेकिन ये सब जौनपुर का बाहुबली शरद शुक्ला होते हुए नहीं देख सकता था। वो कहता है कि वो तो ऐसा कभी नहीं होने दे सकता, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इस गद्दी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही योग्य है। ये बात कहने के बाद तभी यहाँ पर एंट्री होती है कालीन भैया की। कालीन भैया यहाँ पर एंट्री मारते हुए कहते हैं कि आप हमें भूल तो नहीं गए। जिसके बाद वो कहते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बैठेगा और वह है शरद शुक्ला, क्योंकि वो उसे वचन दे चुका है। तो अब शरद शुक्ला को उस गद्दी पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन अगले ही पल में वो यहाँ पर गन निकाल लेते हैं और शरद शुक्ला को शूट करके उनकी जान ले लेते हैं। तब यहाँ पर गन फाइट शुरू होने लगती है और सारे बाहुबली आपस में झगड़ने लगते हैं। तब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो सारे बाहुबलियों को मार गिराते हैं, क्योंकि कालीन भैया ने माधुरी भाभी से हाथ मिला लिया था। जिसके बाद वीना भाभी को एक सरप्राइज दिया जाता है और उन्हें कालीन भैया से मिलवाया जाता है। यहाँ पर वीना भाभी को ऐसा लग रहा था कि कालीन भैया को उसकी असलियत के बारे में सब कुछ मालूम चल गया है, लेकिन उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। बाद में कालीन भैया गुड्डू भैया से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद अब सारा मामला खत्म करना चाहते थे, लेकिन मालूम चलता है कि जेल में गुड्डू भैया है ही नहीं
वो तो यहाँ से भाग चुका है, यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो गुड्डू भाई यहाँ पर सही सलामत निकल चुके थे। उन्हें निकलवाने में यहाँ पर जेपी यादव ने मदद की थी और वो भी गोलू के कहने पर। यहाँ पर दोनों ही सलामत निकल चुके थे। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और एपिसोड के लास्ट में यहाँ पर हम देखते हैं मकबूल को, और मकबूल को दरअसल में बीना भाभी ने याद किया है। और इसी के साथ मिर्जापुर का सीजन 3 यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।